हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की इस क्लास में हम करेंगे सीडीपी यानी कि बाल विकास के बहुत ही लाजवाब प्रश्नों की प्रैक्टिस। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और ख़ुद भी देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हो। लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो कर लीजिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। जब बालक दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर कल्पना करने लग जाए तो यह कल्पना क्या कहलाती है? कलात्मक कल्पना, सृजनात्मक कल्पना, कार्य साधक कल्पना या आदानात्मक कल्पना? तो इसका आंसर आप सभी को जल्दी से करना है। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब बालक किसी दूसरे के कथन या फिर कल्पना के आधार पर कल्पना खुद करने लग जाए तो यह कल्पना कहलाएगी आदानात्मक कल्पना। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि ज्ञान का विकास किस कल्पना के आधार पर होता है? सृजनात्मक, आदानात्मक, कार्य साधक या रसात्मक? तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान का विकास होता है कार्य साधक कल्पना के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कल्पना को सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं? सृजनात्मक कल्पना, आदानात्मक कल्पना, कार्य साधक कल्पना, रसात्मक कल्पना? यहाँ पर आपको बताना है कि सौंदर्यात्मक कल्पना भी हम किस कल्पना को कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रसात्मक कल्पना को हम सौंदर्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि बच्चों में कल्पना का विकास किन तरीकों से किया जा सकता है? कहानियाँ, कथाएं, अभिनय या कार्य भूमिका, कविताएं, साहित्य व चित्रकारी या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए बच्चों में अगर आपको कल्पना का विकास करना हो तो आप इन सभी तरीकों को अपना सकते हैं। उन्हें कहानियाँ सुना सकते हैं, कथाएं, अभिनय करके, कार्य भूमिका दे करके, कविताएं पढ़ा करके, साहित्य व चित्रकारी, ये सारे तरीकों से आप बच्चों में कल्पना का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि बच्चों में या बालकों में कल्पना का विकास कब से स्टार्ट होता है? जन्म से, शैशवावस्था से, जन्म से, जब से उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों में जब उसमें भाषा का विकास प्रारंभ होगा तभी से उनमें कल्पना का विकास भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बालक में रचनात्मक कल्पना का विकास कब से होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 वर्ष का बच्चा जब होता है तो उसमें रचनात्मक कल्पना का विकास होने लगता है। अगला प्रश्न है, एक कथन यहाँ पर दिया गया है कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है। यह कथन किसका है? गैरेट का है, मैकडूगल, पियाजे या फिर स्किनर? तो ये कथन हो जाएगा, आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो गैरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गैरेट महोदय ने ये कथन दिया है। अगला प्रश्न है कि चिंतन किस प्रकार की क्रिया है? संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, अज्ञानात्मक या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपको बताना है चिंतन जो है ये एक ज्ञानात्मक क्रिया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन के प्रमुख उपकरण या साधन कौन कौन से हैं? ऑप्शन है प्रतिमाएं एवं प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा एवं सूत्र या फिर उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चिंतन के उपकरण या साधन जो है वो प्रतिमाएं, प्रतीक, प्रत्यय, भाषा और सूत्र, ये सभी होते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध किसके द्वारा होता है? कल्पना, प्रत्यय, चिंतन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध प्रत्यय के माध्यम से होता है। प्रत्यय के द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि चिंतन के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षात्मक एवं काल्पनिक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आंसर बताना है आपको। यहाँ पर भी हमारा उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? चिंतन के प्रमुख रूप माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा जाता है? इसका आंसर क्या है आपको बताना है। पहले ऑप्शन देख लीजिए। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यक्षात्मक चिंतन ये जो है ये विचारात्मक चिंतन भी इसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा चिंतन सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है, काल्पनिक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा तार्किक चिंतन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो तार्किक चिंतन जो है ये अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिंतन वृद्धि की प्रमुख विधि क्या है, ज्ञान को गहनता एवं भाषा की परिपक्वता, सशक्त प्रेरणा एवं बौद्धिक प्रखरता, लगन एवं रुचि या उपयुक्त सभी। तो चिंतन वृद्धि की प्रमुख विधि कौन सी? चिंतन वृद्धि की निम्नलिखित विधियां जैसे कि ज्ञान की गहनता, भाषा की परिपक्वता, सशक्त प्रेरणा, बौद्धिक प्रखरता, लगन एवं रुचि, ये सारे हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रेरणा को किसने सीखने और चिंतन में सहायक माना है, पावलाव ने माना है, थॉर्नडाइक ने माना है, मैकडूगल या स्किनर ने माना है। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रेरणा को सीखने और चिंतन में सहायक माना है, इसलिए ऑप्शन बी थॉर्नडाइक महोदय को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि चिंतन प्रणाली का प्रभावशाली तत्व किसे माना जाता है, सशक्त प्रेरणा को, विचार को, रुचि को या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सशक्त प्रेरणा को हम चिंतन प्रणाली का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सशक्त प्रेरणा। अगला प्रश्न है कि बालक में चिंतन शक्ति किस पर निर्भर करती है, ज्ञान पर, रुचि पर, कल्पना पर या फिर तर्क पर निर्भर करती है। तो बालक में चिंतन शक्ति उसके रुचि पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, रुचि पर। अगला प्रश्न है कि बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना कैसे सीखता है, स्वतंत्रतापूर्वक, क्रिया प्रतिक्रिया करके, चिंतन करके, रुचि के अनुसार या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वतंत्रतापूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करके वह बालक जो है वो समस्या के प्रति अभियोजन करना सीखता है। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाधान की नवीन प्रक्रियाएं किसके माध्यम से जन्म लेती हैं, तर्क के माध्यम से, रुचि के अनुसार, ज्ञान के माध्यम से, प्रश्न एवं भूल के माध्यम से। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न एवं भूल के माध्यम से समाधान की नवीन प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बालकों में सार युक्त चिंतन का विकास किसके द्वारा संभव होता है, प्रश्न एवं भूल द्वारा, तर्क के द्वारा, क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा या फिर विचार के द्वारा। तो बालकों में सार युक्त चिंतन का विकास तर्क के द्वारा ही संभव हो सकता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तर्क के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बालकों में चिंतन शक्ति का विकास के लिए क्या करना चाहिए, पुरस्कार प्रदान करना, समस्याएं उत्पन्न कर, समस्याओं का समाधान कर या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बच्चों की चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए समस्याएं उत्पन्न करनी चाहिए, तभी तो बच्चे सोच पाएंगे, उस चीज पर चिंतन कर पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी आपको याद रखना है, समस्याएं उत्पन्न करके उसमें हम चिंतन शक्ति का विकास कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पुरस्कार बच्चों को दे देंगे तो उसमें चिंतन शक्ति का विकास नहीं होगा, समस्याओं का समाधान भी अगर आप ही कर देंगे तब भी उनमें चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता। इसलिए यहाँ पर पूछा है कि चिंतन शक्ति का विकास हम क्या करके कर सकते हैं, तो समस्याएं उत्पन्न करके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अध्यापक को पर्दे के पीछे रहने को कहा है, थॉर्नडाइक ने, मैस्लो ने, रूसो ने या फिर पेस्टोलॉजी ने। पर्दे के पीछे रहने का ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में जा करके पर्दे के पीछे खड़े हो जाओगे, ऐसा कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो आपको आंसर करना है, आप सभी समझ रहे होंगे, बहुत ही समझदार लोग हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, रूसो जी ने ये कहा है कि अध्यापक को पर्दे के पीछे रहने को यहाँ पर रूसो जी ने कहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च मानसिक क्रिया किसे कहते हैं, तर्क, चिंतन, विचार या फिर क्रिया प्रतिक्रिया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तर्क को हम उच्च मानसिक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है कि मन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। यह कथन किसका है, मैकडूगल का है, गैरेट का है, पेस्टोलॉजी का है या फिर रूसो का है। तो यहाँ पर गैरेट के अनुसार ये कहा गया है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैरेट महोदय का ये कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तर्क में किसका विश्लेषण किया जाता है, पूर्व ज्ञान का, पूर्व अनुभव का, पूर्व अनुभूतियों का या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तर्क में हम इन सभी का विश्लेषण करते हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि तर्क को मुख्यतः विभाजित किया गया है आगमन तर्क, निगमन तर्क, आगमन एवं निगमन तर्क या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, तर्क को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? आगमन और निगमन तर्क। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आगमन और निगमन तर्क में। अगला प्रश्न है कि तर्क प्रक्रिया का प्रयोग शिक्षा में किसके विकास के लिए किया जाता है? ज्ञान के विकास के लिए, चिंतन के विकास के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में या अनुभव के विकास में? तो तर्क प्रक्रिया का प्रयोग शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बालकों में तर्क की प्रेरणा किससे मिलती है? शिक्षक से, रुचि से, आपसी बातचीत से या फिर विचार से? आंसर बताइएगा। तो तर्क करने की प्रेरणा आपसी बातचीत से ही मिलती है। आपस में जब आप बात करोगे तभी तो अपने तर्क वितर्क को आमने सामने रख पाओगे, तभी ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आपसी बातचीत से तर्क की प्रेरणा मिलती है बच्चों में। अगला प्रश्न है कि विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किस विधि को अधिक उपयुक्त माना है? आगमन विधि को, निगमन विधि को या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो विद्वानों ने तर्क प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए आगमन विधि को सबसे अधिक माना है। आगमन विधि में क्या होता है, आप सबसे पहले उदाहरण देते हो, उसके बाद नियम पर जाते हो। तो उदाहरण से नियम को हम आगमन विधि कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आगमन विधि। अगला प्रश्न है जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा कि तर्क किस पर निर्भर करता है? सूझ की शक्ति, पूर्वानुभव, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो आंसर क्या होगा? तर्क जो है ये सूझ की शक्ति और पूर्वा अनुभव दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के थे ये प्रश्न, आपको कैसे लगे बताइएगा। और आज के प्रश्न काफ़ी इजी भी थे और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो आप शायद इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। आप बताइएगा कि स्कोर आपका कितना बन रहा है। तो प्लीज़ आज जो है इस वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।